हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौसर क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर। तो स्टूडेंट्स, 15 अप्रैल को आपका हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा ये आज का वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह का आपको पेपर पैटर्न आने वाला है। यानी कि जैसे हम सब जानते ही हैं कि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है, ओल्ड सिलेबस से ये न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस तरह का पेपर आपको बनकर आने वाला है, वो सैम्पल पेपर भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और जिससे आपका हिंदी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि एनआईएस ने जो है सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। तो आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस, जो चैप्टर्स बचे हैं जिसमें हिंदी में, तो उसमें 5 तो ये कविताएं हैं, जिसमें कि सगुण भक्ति काव्य है, रीति काव्य है, उत्तर छायावादी कविता, साठोत्री की कविता, समकालीन कविता। ये 5 कविताएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद जो है वो चैप्टर्स हैं, जिसमें है चीफ की दावत, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुटुज, रीढ़ की हड्डी, अंडमान डायरी। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये पाठ हैं, ये एकांकी हैं, ये कहानियाँ हैं। आधा पेपर जो है आपका इसमें से बनकर आएगा। मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाली हूँ लास्ट में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन्हीं काव्य रचनाओं में से और इन्हीं चैप्टर्स में से ही है। तो जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो सिलेबस में वो कार्यालय पत्राचार है, यानी कि आपको पत्र लिखने को आएगा, जो कि अनौपचारिक या औपचारिक कोई भी पत्र हो सकता है। उसके बाद जो है टिप्पणी और प्रारूपण है। हिंदी के विविध प्रयुक्त क्षेत्र हैं, यानी कि आपको व्याकरण भी आने वाली है 10 नंबर की। तो वो व्याकरण में आपको कई तरह के जो है, जैसे विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद लिखिए, या फिर आप इसमें से जो भी शुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप करके लिखिए। इस तरह से आपको व्याकरण भी आएगी। और फिर उसके बाद आपके लेखन कौशल को भी देखा जाएगा। लेखन कौशल के लिए आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा, जो कि कम से कम आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। वो हम आगे पेपर में देखते हैं कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंजेस किए गए हैं मार्क्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका पेपर जो है विषय के अनुसार अंक विभाजन देख लेते हैं, यानी कि कौन से सेक्शन से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। आपका टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर है वो किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कविता पठन, यानी कविताएं जो हैं, आपकी जो कविताएं हैं उनमें से आपको दोहे आएंगे, उनमें से आपको प्रश्न उत्तर आएंगे, काव्यांश आएंगे। तो ये आपका टोटल 30 मार्क्स का पेपर जो है वो कविताओं में से बनकर आएगा। तो जो 5 कविताएं हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए और उनका अच्छे से उनकी समरी भी पढ़ लीजिए। फिर आ जाता है गद्य पठन। गद्य पठन में आपके जो है चैप्टर्स आ जाते हैं, वो आपका 35 मार्क्स का आ जाएगा। फिर आ जाता है व्याकरण। व्याकरण आपकी 10 नंबर से है, एज आई सेड यू बिफोर कि 10 नंबर से ही आपकी व्याकरण आ गई। लेखन कौशल जो 25 नंबर का है, जिसमें आपको 5 नंबर का पत्र आएगा और 10 नंबर का आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर बनकर तैयार होता है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सॉल्व्ड जो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है नवीन पाठ्यक्रम से है, यानी कि जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो पहले आपके क्वेश्चन पेपर्स बनते थे, उन क्वेश्चन पेपर्स में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन आते थे, आपको उनके आंसर्स लिखने होते थे। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस चेंजेस हो गए हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि आपको जस्ट लाइक केबीसी कि एक क्वेश्चन आपको दिया होता है, उसके 4 आंसर्स दिए होते हैं, जो जिसमें से 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है। तो आपको वो सही विकल्प चुनकर अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आने वाले हैं इस पेपर में, इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में कुछ जो है निर्देश दे रखे हैं, जिसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न आ रहे हैं। सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए गए हैं। ये 3 जो है इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके निर्देश हैं कि 34 प्रश्न होंगे। सभी के सभी प्रश्न आपको करने ज़रूरी हैं, और जो है हर प्रश्न के अंक जो है उसके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 नंबर का तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है।
तो अगर आपने अपनी कविताओं को, अपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सीधे सीधे आपके 20 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। आपको यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंसर्स आपको दे रखे हैं, एक आपको सिलेक्ट करना है और उसको अपनी आंसर शीट में लिख देना है। अगर आप ये टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन अगर ये आपके बिल्कुल सही होते हैं, तो सीधे सीधे आपके 100 में से 20 मार्क्स तो यही बन जाते हैं। तो जैसे कि पहले प्रश्न में दे रखा है कि भरत का भातृ प्रेम में भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं, किसको? स्वयं को, कैकेयी को, स्वयं के भाग्य को या दशरथ को। तो इसमें जो भी इसका आंसर सही होगा वो आप इसको सिलेक्ट करके अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक के अंदर ही आपके जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सारे दे रखे हैं, आप उनको भी एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, देख सकते हैं आप कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको, जो 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो ऐसे ही हैं, जिसपे सिर्फ आपको आंसर सिलेक्ट करना है और अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न 14, 15। तो इस तरह से ये देखिए, ये चैप्टर आ रहा है जो हमारा अंडमान डायरी। तो 15 नंबर पर आप देखेंगे कि अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ क्या है? वह स्थान जहाँ लौटने की उम्मीद नहीं, पोर्ट ब्लेयर में बहाए गए आंसू, मूंगिया पहाड़ी द्वीप, हरा नीला समुद्री पानी। तो इसमें से जो भी आपका आंसर सही है वो आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से 34 क्वेश्चनों में से आपके जो है काव्यों को मिलाकर, कविताओं को मिलाकर और आपके चैप्टर्स को मिलाकर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। तो ये 20 आपके जो हैं यही वाले आ जाते हैं, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर लिखना होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे 21 नंबर जो है ये 3 मार्क्स का रहेगा आपका, जिसमें आपको जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको 3 जो हैं क्वेश्चंस करने हैं और इनका जो शब्द, एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। इनके जो उत्तर है आपको वो एक ही शब्द में देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि अंडमान डायरी किसने लिखी, तो इसके राइटर का नाम आपको लिखना है और 1 मार्क आपका मिल जाएगा। तो 20 मार्क्स जहाँ पर आपने यहाँ सिक्योर कर लिए हैं। और अगर आपने ये भी 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर इनके दे दिए, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है, तो ये जो है टोटल आपके 23 मार्क्स तो यहीं पर बन जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा 22 नंबर पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सही या गलत में दीजिए। ये भी बहुत इजी है, ये भी आप 3 मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे से, बहुत इजी से सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर अनुच्छेदन लेखन में विषय केंद्रितता आवश्यक है। सही या गलत का जवाब देना है, अपनी आंसर शीट में आपको लिखना है सही या गलत। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 7 के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक काव्यांश दिया गया है, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्तें लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये एक काव्य जो रचना दी गई है, इस काव्य रचना में से आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मीन्स ये जो 7 क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं, इनके आंसर इन्हीं में से ही हैं। तो बहुत ही इजी पेपर आप लोगों का बना दिया है NIOS वालों ने। तो ये 7 क्वेश्चनों के आंसर भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा 24 नंबर जो है उसमें है गद्यांश। गद्यांश यानी कि आपके चैप्टर में से ही कोई आपको गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, अंडमान डायरी, कोटोज, ये जो आपके चीफ की दावत, तो इन चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ जो है एक लिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको दिया जाएगा और फिर उन्हीं के ऊपर जो है आधारित 7 प्रश्न आपसे, 7 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ईजी है, गद्यांश पढ़ना है, आंसर इसी में ही है। फटाफट से आपको गद्यांश को पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर शीट में जो है फटाफट से आंसर लिखते जाना है और बड़े ही आसानी से जो है आपको मार्क्स अपने जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है हमारे क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है ग्रामर का, यानी व्याकरण का। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों में से किन्हीं 10 के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे विलोम शब्द लिखिए, विकास का, विदेशी का, उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए, निम्नलिखित में वाक्य में से विराम चिन्ह लगाकर। तो ये जो है कोई आपको 10 करने होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर इन लोगों ने पेपर के अंदर जो है
वो काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो इसमें से आपको कोई 10 करने हैं। ये भी बहुत ईजी है। फिर आगे आ जाता है प्रश्न नंबर 26 पे, निम्नलिखित काव्यांश की सरप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब ये जो है यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, यानी कि 2 दे रखे हैं। अब इन काव्यांश की आपको व्याख्या करनी है। पहले तो आपको ये बताना है कि ये कौन से राइटर ने लिखी है, ये कौन सी कविता में से दोहा लिया गया है, और फिर इस कविता में कहा क्या गया है, ये आपको व्याख्या करनी है, जिसे कि हम सप्रसंगत व्याख्या कहते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे चैप्टर्स के ऊपर जो है हमें क्वेश्चंस आंसर आते हैं, जिसमें से पठित दोहे के आधार पर बिहारी की किन्हीं 3 भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। अब ये 3 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स के हैं, तो आपको आंसर जो देना है वो 50 से 60 शब्दों में ही देना है। तो ये 3 क्वेश्चंस करने पर जो है, सॉरी, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं, जिसमें से आपको 6 मार्क्स के जो है यहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये आपको एक काव्यांश दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 पे एक काव्यांश आपको दिया गया है। इस काव्यांश में से पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये आपका टोटल बन जाएगा 5 मार्क का। यानी आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आपको जो इनका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा, और बाकी के 1-1 मार्क के होंगे, और आपका ये 5 मार्क का जो है ये काव्यांश के प्रश्न उत्तर का आता है। उसके बाद जो है निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब इसे आगे जो है वो गद्यांश दे रखा है, इसकी भी आपको जो है व्याख्या करनी है कि ये किसमें जो है आखिर असल में कहा क्या गया है, और ये गद्यांश भी आपकी ही जो पाठ है उन्हीं में से लिए गए हैं। तो ये 4 नंबर का आपके पास पेपर में दिया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर फिर से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से 3 आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ 2 करने हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 31 जो है 31 जो है वो है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद उसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4, और इनमें से आपको आंसर्स जो हैं वो देने हैं। फिर से क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर जो है 50 से 60 शब्दों में दीजिए। 3 + 3 6 मार्क, यानी ये 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जिसमें से आपको 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, और आपको 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। फिर अगेन जो है 33 पे जो है क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस में जो है प्रश्न उत्तर जो है 50 से 60 शब्दों में दीजिए, जिसमें फिर आपको जो है दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, और आपको आंसर्स देने हैं। लास्ट का जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि इसका आंसर जो है आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर। तो ये जो आपको दे रखे हैं 2 क्वेश्चंस, इसमें आपको जो है 4 मार्क मिलेंगे 1 क्वेश्चन के, तो आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 8 नंबर का आपका सेक्शन बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका पेपर जो है काव्यांश गद्यांश को मिलाकर, लेखन कौशल को मिलाकर जो है आपका पेपर जो है वो 100 मार्क का बनता है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। कहीं काव्यांश में दिया गया है, कहीं गद्यांश में दिया है, कहीं डायरेक्ट उनके उत्तर देने हैं, और कहीं आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में जो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें देना है। तो अब इसमें से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अंक योजना भी दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ये पेपर सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो इसमें से इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। अब जो है हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आपकी कविताओं में से, आपकी काव्य रचना में से, और आपके चैप्टर्स में से। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, श्यामनाथ ने चीफ को दावत पर क्यों आमंत्रित किया, स्पष्ट कीजिए। जो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं में से ही बनकर आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको इनके आंसर देने होते हैं, जहाँ पर आपको जितना पूछा गया है आप उतना ही आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ की दावत की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत कहानी का मुख्य पात्र माँ है, उनके चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो चीफ की दावत कहानी का मुख्य पात्र माँ है, उसकी आपको चरित्र चित्रण करना है, यानी उनकी जो चरित्र की 2 विशेषताएं बतानी है। फिर आ जाता है आपकी काव्य रचना में से कि बिहारी के पठित दोहों के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए।
अगला प्रश्न भी आपकी काव्य रचना में से है। पद्माकर के कवित्व ने अहीर और अबीर की तुलना किस प्रकार की गई है? यानी पद्माकर ने जो कविता लिखी है उसमें अहीर और अबीर की तुलना कैसे उन्होंने बताई है, कैसे उन्होंने इसकी व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों में से 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर है, मीरा के पदों में कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, राम और भरत का प्रेम अद्वितीय है, पद के आधार पर उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता और उद्यम का क्या संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुधियों को बंधन क्यों कहा गया है? अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पाठ में से, एकांकी में से है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है, पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को आगे क्यों नहीं आने देते, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण युवकों के मानसिक भावनात्मक विकास और भौतिक उपलब्धियों के लिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच किस प्रकार संबंध आवश्यक है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए या इसका वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनकर आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं की तरफ लेखिका ने ध्यान आकर्षित किया है? अगला प्रश्न है, जेल जीवन और गृहस्थी के बीच सुभद्रा कुमारी को क्यों संतुलन साधना पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुभद्रा कुमारी को दुख और पीड़ा का अनुभव क्यों हुआ? अगला प्रश्न है, लेखिका क्यों नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले? अगला प्रश्न है, कुटज वृक्ष में किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आ जाता है कि विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्तियों को कुटुज किस प्रकार सहारा देता है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके वो कुटुज चैप्टर में से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीढ़ की हड्डी पाठ से लिया गया है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, इस पे चर्चा कीजिए। लेखक ने काला पानी किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी सावरकर के सांप्रदायिक होने तक मंजूर नहीं है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गजल के सदम में लाश का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, भेड़िया क्यों गुर्राता है, कविता के सदम में स्पष्ट कीजिए। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपका पेपर बनकर आने वाला है। सैम्पल पेपर हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से आपका पेपर बनकर आएगा। आप अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी कर लीजिए, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। ये सॉल्व पेपर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि आपके कौन से सेक्शन में से कितने मार्क्स का पेपर बनकर आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर शीट आपको जो है एक ही मिलेगी, दोबारा आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी। तो जितना आपसे पूछा गया है, यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है और उसमें बोला गया है कि 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर लिखिए, तो आपने उसी ही बाउंड्री के अंदर उसका आंसर देना है, यानी कि उसको 50 से 60 शब्दों में ही देना है। अगर कहीं पर एक वाक्य या एक शब्द बोला गया है तो आप उसका आंसर उतना ही लिखिए, क्योंकि जितना पूछा जा रहा है अगर आप उतना ही आंसर देंगे मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अपने टाइम की भी सेविंग कीजिए और साथ ही साथ आपको आंसर शीट दोबारा नहीं दी जाएगी, तो अपने आंसर शीट की भी सेविंग कीजिए। अच्छे से देखिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं तो वो कितने मार्क्स का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो जो इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको 20 आ जाते हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। All the best for your exam. I hope this video will be helpful for you. Thank you so much for watching this video.